एवरीबॉडी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के प्रोस सेक्शन को। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके लेसन द इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार को। और इसके दो पार्ट हैं, तो आज हम इसके पहले पार्ट को कवर करेंगे। तो पहला पार्ट जो है वह क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो इसके लेखक हैं उनके बारे में बता रहा है। तो शुरुआती जो परिचय है वो देख लेते हैं। फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा जो एक बुक है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, उसके इंट्रोडक्शन से इसको लिया गया है। तो अबाउट द ऑथर यहाँ लिखा गया है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, जो कि हमारे इसके राइटर हैं, ऑथर हैं। 1959 के अंदर इनका बर्थ हुआ था। वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज। हमारे जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर राइटर हैं उनका जन्म 1959 में हुआ था और कैम्ब्रिज के इतिहास में यह एक पीटर हाउस के अंदर छात्र थे। ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years एंड हैज़ रिटर्न फीचर्स ऑफ वैनिटी फेयर्स। वे 10 वर्ष तक प्राइवेट आई में संवाददाता रहे और उन्होंने वैनिटी फेयर, जो कि एक पत्रिका है, एक मैगजीन है, उसके एक विशिष्ट लेख के रूप में उन्होंने कार्य किया था। फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to the present day। यहाँ पर जो अंश लिया गया है वह उनकी बुक पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथलीज फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे, जो उनकी पुस्तक का नाम है, उसके पुस्तक से इसको यहाँ पर लिया गया है और पुस्तक के उनके परिचय से इसको उद्धृत किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पार्ट को। तो इसमें कहा गया है सिंस इट वॉज इन्वेंशन अ लिटल ओवर 130 years ago, द इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। 130 वर्ष से थोड़ा पहले इसके आविष्कार से लेकर अब तक साक्षात्कार अर्थात जो इंटरव्यू है वह पत्रिकाओं के लिए एक आम बात बन गया है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट will have read an interview at some point in their lives। आज करीब हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है अपने जीवन में किसी न किसी समय साक्षात्कार को पढ़ा होगा। हालांकि आजकल हम लोग इंटरव्यू को टीवी पर देखते हैं, बहुत सारी दूसरी जगह पर लाइव देखते हैं, तो इंटरव्यू हमको देखा भी जाता है, लेकिन उस समय शायद पढ़ा जाता होगा जब ये लेख लिखा गया है। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यूज सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स, सम ऑफ देम रिपीटेडली। और यहाँ पे कहा गया है जबकि अन्य दृष्टिकोण से कई हजार पूर्व लोगों ने इन वर्षों के दौरान साक्षात्कार उनका लिया जा चुका है, कुछ का तो बार बार लिया गया है। सो इट इज़ hardly surprising that opinions of the interview of its functions, methods and merits vary considerably। और यहाँ पे कहा गया है कि जब इसलिए आश्चर्य नहीं है कि साक्षात्कार के बारे में और इसके कार्य, ढंग और गुण दोष के बारे में लोगों के जो मत हैं उनमें अलग अलग भिन्नता हो सकती है। Some might make quite extravagant claims for it as a being। और कुछ लोग जो हैं बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण दावे साक्षात्कार के बारे में कर सकते हैं। इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इट इज इन इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट। और अपने उच्चतम रूप से यह सत्य का एक स्रोत होता है और व्यवहार रूप में यह एक कला होती है। अदर्स, यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट इज विक्टिम, माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवांटेड इंट्रूशन इन देयर लाइव्स। और अन्य लोग, सामान्य प्रसिद्ध लोग जो स्वयं को इसका शिकार मानते हैं, साक्षात्कार की निंदा उनके जीवन में एक अनावश्यक दखल के रूप में कर सकते हैं। और फील दैट इट somehow diminishes them, just as in some primitive cultures as it is believed that if one takes an photographic portrait of somebody then one is stealing that person's soul। और यहाँ पर कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि यह उनके किसी तरह का छोटा बना देता है,
ठीक उसी तरह जैसे कुछ आदिम जो पुरानी संस्कृतियाँ थी, वो लोग ऐसा मानते थे कि अगर किसी व्यक्ति का इंटरव्यू या चित्र खींचा जाता है, तब तक वह उसकी आत्मा को चुरा रहा होता है। इस पार्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के, प्रसिद्ध व्यक्तियों, लेखकों के इंटरव्यू के बारे में क्या क्या विचार हैं यहाँ पर लिया गया है। तो हमारे पहले जो इंटरव्यू के बारे में अपने वक्तव्य देने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है वी.एस. नायपॉल। और इसके बारे में जो परिचय है हम आपको बताते हैं कि वी.एस. नायपॉल कौन व्यक्ति हैं। तो यह एक वैश्विक लेखक के रूप में इनको जाना जाता है और यह अपनी यात्रा संबंधी पुस्तकें, लघु फिल्में और अपने पूर्व के देशों भारत के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उन्होंने। और उन्होंने 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो हमारे ऐसे वी.एस. नायपॉल जो हैं, वह इंटरव्यू के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो वह कहते हैं, फील्स दैट सम पीपल्स आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। कहते हैं कि कुछ लोगों को साक्षात्कार से चोट लगती है और वे अपना एक हिस्सा खो देते हैं। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का नाम लिया गया है लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। लेविस कैरोल, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड की रचना की थी, यह भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वॉज सैड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। उनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने साक्षात्कार लेने वाले से वास्तव में उनको भय लगता था और उन्होंने कभी भी साक्षात्कार देने की सहमति नहीं दी थी। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लियोनाइज्ड विच मेड हिम दोज रेपल्ड बी क्वाइट एक्वेंटेंस। उनका यह भय था कि बड़ा व्यक्ति बना दिए जाने का भय था, जिसके कारण वे भावी जान पहचान करने वालों, साक्षात्कार लेने वालों तथा हस्ताक्षर करने वाले या चाहने वाले जो जिद्दी लोगों को दूर भगाने को बाध्य हो जाते थे। इंटरव्यूअर एंड द persistent petitioners of his autobiography and would afterward relate to his stories of his success। और आगे कहते हैं, इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल्स विथ मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूजमेंट। और बाद में ऐसे लोगों को चुप कर देने में अपनी सफलता के किस्से संतुष्टि और मनोरंजन के साथ वे जो अपने परिचित लोगों को सुनाया करते थे। अर्थात इंटरव्यू लेने के बारे में उनकी विपरीत विचार थे, लेकिन कभी कभी उनको चुप कराने की उनकी जो कला है उसके बारे में वो अपने परिचित को बात किया करते थे। रूडयार्ड किपलिंग, जो हमारे इस पार्ट के दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति जो बताए गए हैं, वहाँ उनके बारे में, उनके साक्षात्कार के बारे में क्या विचार थे, तो वो कहते हैं, एक्सप्रेसेस एन इवन मोर कंडेमेंट्री एटीट्यूड टुवर्ड द इंटरव्यूअर। वो उनके द्वारा साक्षात्कार लेने वाले के प्रति और भी अधिक निंदात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया। हिज वाइफ कैरोलिन, उनकी पत्नी कैरोलिन, राइट्स इन ए हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892, उनकी एक डायरी उनकी पत्नी की द्वारा जो लिखी गई थी 14 अक्टूबर 1892 के अंदर, वो उसके अंदर लिखती हैं, दैट देयर द डे वाज रैग्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन। वो कहती हैं कि उनका दिन बोस्टन से आए 2 संवाददाताओं ने चौपट कर दिया। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, वह लिखती हैं कि उसके अपने पति को संवाददाताओं से यह कहते हुए उन्होंने सुना था, वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, मैं इंटरव्यू देने से मना क्यों करता हूँ। वो कहते हैं, बिकॉज इट इज इमोरटल, क्योंकि यह अनैतिक है। इट इज ए क्राइम जस्ट एज मच ऑफ द क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, और यह एक अपराध है, उतना ही अपराध है जितना मेरे शरीर पर किया गया प्रहार है। एज एन असॉल्ट, जैसा मेरे को उतना ही प्रहार करने वाला अपराध हो। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और उतना दंड दिया जाना और साक्षात्कार देने का उचित है। अर्थात वो कह रहे हैं कि वह उनका जो साक्षात्कार देने का इस प्रकार का विचार है कि उनको इतना दंड दिया जाना चाहिए और यह बहुत ही उनके लिए कायरतापूर्ण कार्य है। इट इज़ कोवार्डली एंड वाइल, और यह एक घृणित कार्य है। नो रिस्पेक्टेबल मैन हु वुड आस्क इट मच लेस गिव इट, जो कोई सम्मान्य व्यक्ति होता है वह साक्षात्कार के लिए न अनुरोध करेगा और न साक्षात्कार देने का
प्रयास करेगा और देगा ही नहीं। Yet Kipling had himself perpetrated such as an assault on Mark Twain only a few years before। किंतु किपलिंग जो हैं उन्होंने कुछ वर्षों पूर्व स्वयं ही ऐसा प्रहार मार्क ट्वेन पर किया था, अर्थात उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। अगले जो हमारे रेनाउंड पर्सन हैं उनका नाम है H.G. वेल्स। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो परिचय है क्या कहा गया है। H.G. वेल्स जो हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार, पत्रकार, समाजशास्त्री और इतिहासकार थे जो अपने विज्ञान उपन्यास की रचनाओं के लिए उनको जाना जाता है। वेल्स की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में द टाइम्स मशीन, द इनविजिबल मैन तथा द वॉर ऑफ द वर्ड्स ये उनकी महान कृतियां मानी जाती हैं। तो इन्होंने कहा था इंटरव्यू के बारे में, इन एन इंटरव्यू इन 1894 रिफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल बट was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin। तो 1894 के अंदर H.G. वेल्स ने साक्षात्कार को एक कठिन परीक्षा कहा था, लेकिन उन्होंने स्वयं कई बार इंटरव्यू दे चुके थे और 40 वर्ष बाद उन्होंने स्वयं को जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार लेते हुए पाया, अर्थात जोसेफ स्टालिन का उन्होंने साक्षात्कार लिया था। हमारे अगले रिनाउंड पर्सन हैं सॉल बेलो, और सॉल बेलो के बारे में परिचय देते हुए हम बता सकते हैं कि यह एक नाट्य लेखक और उपन्यासकार थे। बेलो की जो रचनाएं हैं वह दूसरे विश्व युद्ध से काफ़ी प्रभावित हुई थी। उनके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पात्रों में से ऑगी मार्च और मोसेस हैं, और यिडिश से अनुवादित लघु कहानियाँ प्रकाशित की उन्होंने। उसने 1976 में साहित्य का नोबेल प्राइज भी जीता था, अर्थात इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सॉल बेलो हैं, वो कहते हैं who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described the interview as being like thumbprints on the windpipe। सॉल बेलो जिन्होंने कई अवसरों पर साक्षात्कार लिए जाने पर सहमति दी, फिर भी उन्होंने एक बार साक्षात्कार को अपना श्वास लेने पर अंगूठे के निशान का नाम दिया था। फिर भी कमियों के बावजूद साक्षात्कार एक अत्यधिक उपयोगी और संप्रेषण का माध्यम है। Yet despite the drawback of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication। These days, more than at any other time, our most vivid impression of our contemporaries are through interviews। Dennis Brian has written, almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another। इन दिनों किसी अन्य समय की अपेक्षा हमारे अपने समकालीन लोगों के बारे में सबसे स्पष्ट और अनुभव साक्षात्कार के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। डेनिस ब्राइन ने लिखा है। डेनिस ब्राइन भी एक प्रसिद्ध शख्सियत थे, और इन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि लगभग सभी महत्वपूर्ण बातें हमारे पास एक आदमी का दूसरे से प्रश्न करने के द्वारा ही पहुंचती हैं। फिर आगे कहते हैं, बिकॉज ऑफ दीज द इंटरव्यूअर्स होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंसेस। इसी कारण से साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव का स्थान रखता है। तो इस प्रकार से इंटरव्यू के बारे में अलग अलग लोगों के द्वारा जो राय प्रस्तुत की गई है वह यहाँ पर बताई गई है, लेकिन फिर भी अंत में साक्षात्कार की क्या महत्ता होती है वह भी लेखक के द्वारा स्पष्ट की गई है।